Hello, good morning everyone. Myself Arun Sharma, PGT Physics. Today we will start the physics portion of grade 12, unit number 2nd, current electricity. So in my last video we will discuss about electric current, drift velocity, Ohm's law, resistivity, conductivity, कंडक्टेंस. सो आपने एक चीज रिमेंबर करना है कि जो इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में थोड़ा सा चेंज करा है, तो जो आपका लास्ट में टॉपिक था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये जो डेरिवेशन है ये भी काट दी है, ये भी इस बार सिलेबस में नहीं आएगी और ना ही इसके न्यूमेरिकल आएंगे. सो नेक्स्ट today's my topic is chapter number 2nd of unit 2nd, that is Kirchhoff's law. Introduction. First of all, Kirchhoff's law. Second one, Wheatstone bridge. Third one, slide wire bridge, जिसको आप मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं, मीटर ब्रिज. एंड फोर्थ टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर. और इसकी 3 हमने एप्लीकेशन रीड करनी है. लास्ट ईयर क्या था कि जो आपका स्लाइड वायर ब्रिज है इसके साथ 3 एप्लीकेशन भी थी, पर जो 3 एप्लीकेशन है इस बार इन्होंने एप्लीकेशन को डिडक्ट कर दिया. जस्ट आपने क्या रीड करना है कि मीटर ब्रिज. तो आज की वीडियो में हम ये सिर्फ 2 टॉपिक करेंगे और ये 2 वाले टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ये जो आपका पोटेंशियोमीटर विद एन एप्लीकेशन, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहां से ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. जो आप किर्चॉफ्स लॉ रीड करोगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल भी आएंगे. सभी टॉपिक के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था कि कोई भी सिंपल सर्किट है, जैसे सिंपल सर्किट को आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सॉल्व कर सकते हैं. बट जो आपका जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर दिए हों, उन कंडक्टर को सॉल्व करने के लिए या उनको प्रूव करने के लिए आपको जो आपके 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर है किसी भी सर्किट में, उनको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे को किर्चॉफ्स लॉ का यूज करना पड़ेगा. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक. तो आज का टॉपिक है हमारा किर्चॉफ्स लॉ या रूल भी बोल देते हैं. तो जो किर्चॉफ साइंटिस्ट है उसने 2 रूल दिए हैं. एक किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, जंक्शन रूल भी बोल देते हैं, जंक्शन रूल. और जो दूसरा है आपका सेकंड रूल को आप लूप रूल भी बोल देते हैं, लूप रूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे हम किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. सो यू कैन रिमेंबर द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द algebraic sum of the current meeting at a point which is equal
विच इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा अलग अलग वायर्स हैं, ये दो या दो से ज्यादा अलग अलग वायर्स हैं। अगर मैं इन वायर्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करूंगा और इन सभी वायर्स में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हम इन वायर्स का टोटल या सम एल्जेब्रिक करंट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। इट्स योर स्टेटमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट विच इज इक्वल टू 0। जैसे ये मेरे पास 5 वायर्स हैं, इन सभी वायर्स में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, और जो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है अगर आप उनका सम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ रूल एप्लीकेबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सेंट्रल पॉइंट है जिसको आपने O कंसीडर कर लिया, ये एक वायर 2 3 4 और ये आपके पास 5 वायर है, इसका सेंटर मान लिया मैं O। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, I2 I3 I4 I5। अब इसमें रूल में क्या बोलता है? द करंट फ्लोइंग towards the junction is taken as positive, and in outward direction taken as नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट इस जंक्शन के बीच में जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, और जो करंट जंक्शन के बाहर की तरफ को जा रहा है उसको आप नेगेटिव लिखेंगे। ये रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल I1 अंदर को लगा दिया, I2 बाहर को, I3 अंदर को, I4 बाहर को, I5 अंदर को, तो रूल एप्लीकेबल करेंगे। तो क्या लिखा? I1 पॉजिटिव क्योंकि जंक्शन के बीच की तरफ जा रहा है, I2 बाहर की तरफ मीन नेगेटिव, I3 अंदर की तरफ, I3 I4 बाहर की तरफ, एंड I5 अंदर की तरफ प्लस, एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। जो इन सभी का एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास 0 के इक्वल। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुमेशन सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। और इसको आप और क्या बोल सकते हैं? जंक्शन रूल। तो क्या बोला? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। आगे क्या बोला? जो करंट जंक्शन के बीच की तरफ जा रहा है उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, रूल है। जो जंक्शन के बाहर की तरफ जाएगा उसको आप नेगेटिव लिखेंगे, और इन सभी का जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हम ये किरचॉफ्स के रूल पढ़ रहे हैं इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इनके ऊपर, दोनों लॉज के ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने करना है। अब आते हैं हम सेकंड लॉ के ऊपर। अब किरचॉफ्स सेकंड लॉ या रूल, या इसको आप लूप रूल भी बोल देते हैं। अब इसका स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF in the circuit which is equal to the algebraic sum of the current and sum of resistance in the circuit is called लूप रूल। अब ये जो स्टेटमेंट है ध्यान से समझेंगे, इसको लूप रूल भी बोल देते हैं, क्लोज लूप भी बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्किट है,
पास एक सर्किट है, इसको नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को ए, दिस पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको नाम दे दूंगा ईएमएफ E1, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नाम दे दूंगा ईएमएफ E2, दिस रेजिस्टेंस R1, दिस रेजिस्टेंस R2, दिस रेजिस्टेंस R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। ये तो आपके पास सर्किट डायग्राम, आपको डेफिनेशन भी क्लियर होगा और ये जो मैंने डायग्राम बनाई ये भी क्लियर होगा। अब सबसे पहले हमने रूल अंडरस्टैंड करना है। तो रूल क्या बोलता है? रूल में बोलता है कि द करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और जो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा उसको आप नेगेटिव लिखेंगे। थर्ड रूल बोलता है द ईएमएफ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये आपके पास रूल है, तो मैंने रूल भी लिख दिए यहाँ पे कि जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको आप नेगेटिव लिखेंगे, और ईएमएफ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और जो ईएमएफ आएगा उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे लूप रूल लिखा है, तो आपने हाफ आ पार्ट इसका कंसीडर करना है। जैसे अकॉर्डिंग टू द क्लोज्ड पाथ ए बी सी ए, ध्यान से देखेंगे ए बी सी ए। अब इस डायरेक्शन में ध्यान से देखेंगे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब यहां से ऊपर से डेफिनेशन भी लिखेंगे, इस पाथ में द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, जो हमने पाथ लिया ए बी सी ए, इस पाथ में दो ईएमएफ है, एक E1 और एक E2। हमने सबसे पहले इन दोनों का सम करना है, तो क्या लिखा मैंने E1 प्लस E2। ध्यान से देखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो इस पाथ में दो ईएमएफ आए, इन दोनों का मैंने सम कर दिया। आगे बोलता है विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। अब इस पाथ में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उनका सम। अब देखेंगे यहां से करंट I1 कंसीडर हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 है, यहां पे I2 कंसीडर हो गया, और यहां पे I3। अब किसका सम करेंगे आप? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, इस पाथ में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसका सम, एंड सम ऑफ रेजिस्टेंस, और जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सम। ध्यान से देखेंगे यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव लिखूंगा, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव लिखूंगा। अब यहां पे I1 R1, ये भी इसी डायरेक्शन में, प्लस I2 R2, ध्यान से देखना है। अब यहां से मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, इसमें, और एरो का डायरेक्शन जो है इसका अपोजिट है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस I3 R3। अब एक और चेंज है, यहां पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां पे हमने क्या लिखना है? E1 माइनस E2। अगर ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंसीडर होता, जुड़ता, तो मैंने यहां पे लिखना था E1 प्लस E2। तो क्या हो गया? डेफिनेशन क्लियर हो गया। एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट विच इज इक्वल सम ऑफ करंट, इस पाथ में जितना भी करंट है उसका सम ऑफ करंट एंड सम ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज नोन एज सेकंड लॉ। क्लियर है? देखो यहां से देखना है आपने, क्या बोला मैंने? एल्जेब्रिक सम, यहां पे आपने याद रखना है माइनस का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसके कारण मैंने नेगेटिव लगाया। अगर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन होता तो यहां पे प्लस आता। algebraic sum of EMF in the circuit which is equal to algebraic sum of current and algebraic sum of resistance in the circuit is known as second law, yeah, that is called a loop rule।
रूल लिखा, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है दैट इज पॉजिटिव, और जो करंट क्लॉकवाइज चलेगा दैट इज नेगेटिव। ये देखो यहां से R3 के बीच में जो करंट चल रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाई वी कैन टेक द सिंबल ऑफ नेगेटिव। अब दूसरा पाथ लेंगे। अब देखो यहां से ये पॉजिटिव है, करंट इस डायरेक्शन में, यहां पे करंट आ गया I4, आगे सिमिलर यहां पे आ गया I5। अकॉर्डिंग टू द क्लोज्ड पाथ कौन सा आ गया अब, ADCA। ध्यान से देखेंगे, अब इस लूप में सिर्फ एक ही ईएमएफ है, कौन सा ईएमएफ है, E2 इज इक्वल टू सम ऑफ करंट I4R4, हाँ जी, प्लस I5R5 प्लस I3R3 लिख सकते हैं आप। तो ये आ गया एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट विच इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज नोन एज सेकंड लू। तो ये हो गया आपके किरचॉफ्स के दोनों लूज। एक आ गया आपके पास जंक्शन रूल और दूसरे को बोल दिया मैंने लूप रूल। अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट आपका बीटस्टोन ब्रिज। तो ध्यान से समझना है, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे, नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सो नेक्स्ट आता है आपके पास बीटस्टोन ब्रिज। तो जो बीटस्टोन ब्रिज है उसको लिखते हैं हम P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। ये इसका प्रूव है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। तो यहां से अंडरस्टैंड करेंगे PQ इज द रेजिस्टेंस आर्म, R is a known resistance and X is the unknown जिसको आपने फाइंड आउट करना होता है। PQ is the ratio arm, R is a known resistance जिसके बारे में आप जानते हैं, एंड X is a unknown resistance जिसको आपने फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझेंगे। ये आपके पास P रेजिस्टेंस, ये Q, ये R और ये X, और यहां पे मैंने एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव और एक की K1, और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर और की K2। यहां पे आप K2 बोल सकते हैं, यहां पे आप K1 भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने A, B, C और ये आपका D। ये प्रूव करना है हमने। अब समझेंगे, एक आपने 10th में पढ़ा हुआ है एमीटर टू नोट डाउन द करंट या लार्ज करंट इन ए सर्किट, और जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जो एमीटर है उसकी रीडिंग जो है इनिशियली 0 से स्टार्ट होगी, वेरी करेगा, और जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है वो मिडल के ऊपर होता है। स्लाइड वायर बेस में भी यूज करेंगे नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। जो इसका नीडल है गैल्वेनोमीटर का वो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड मूव करता है, एंड गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो यहां से आपको क्लियर है, P Q क्या है, रेशियो आर्म, R this is a known resistance and X is the unknown resistance। अब देखेंगे, जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा तो यहां से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटर करेगा I। जब ये यहां पे आ गया, इस आर्म में आया, तो यहां पे करंट हो गया I1, इस आर्म में करंट हो गया I2, थर्ड आर्म, यहां पे करंट हो गया I3, इस आर्म में यहां पे करंट हो गया I1 माइनस I3। ध्यान से देखेंगे, I1 इस डायरेक्शन में तो प्लस
I3 नीचे की तरफ जा रहा है तो I1 माइनस I3, और यहाँ पे I2 यहां से आ रहा है और ऊपर से I3 आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा I2 प्लस I3। तो ये लगाना और एरो की डायरेक्शन लगाना, सही लगाएंगे, अगर गलत लगाएंगे एरो का डायरेक्शन और करंट का अमाउंट तो गलत आएगा जी। ठीक है जी। तो यहां से अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ का यूज करा। अभी मैंने बताया उसको लूप रूल बोलते हैं और हाफ आ पार्ट हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लोज्ड पाथ ए बी डी ए, ध्यान से देखेंगे ए बी डी ए, तो क्या आएगा यहाँ पे I1P, ध्यान से समझेंगे, यहां से चल रहा हूं I1P प्लस I3G, I1P फिर यहां पे क्या I3G। अब इसमें इसकी रिवर्स एरो का डायरेक्शन इधर को और इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस I2R विच इज इक्वल टू 0। पढ़ा भी आपने, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखेंगे यहाँ पे I1P I3G, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पाथ लेंगे BCDB, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है I1 माइनस I3 इंटू Q माइनस I2 प्लस I3 इंटू X माइनस I3G इज इक्वल टू 0। देखेंगे I1 माइनस I3 इंटू Q, एरो की अपोजिट आई माइनस लिखा, I2 प्लस I3 इंटू X माइनस I3G इज इक्वल टू 0। अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, गैल्वेनोमीटर शो ए 0 रीडिंग, गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इस करके 0 ये इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है। I1P प्लस 0 इंटू G माइनस I2R इज इक्वल टू 0। सेकेंड I1Q, I3 0 हो गया, माइनस I2X माइनस 0 इंटू G इज इक्वल टू 0। I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, यहाँ पे I1Q माइनस I2X इज इक्वल टू 0। I1P इज इक्वल टू I2R, I1Q इज इक्वल टू I2X, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, I1 I2 कट गया, क्या बन गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। तो आपने देखना है कि